Good morning, students. We again resume with our lesson, The Tiger King, and today we are going to proceed from where we had left. If you remember, we will start from here, and previously we had learned that there was a king named Tiger King, and why he got this name. We were studying this thing, and उस लेसन में आया था कि देर व्हेन द बेबी और यंग रॉयल प्रिंस वाज बोर्न अ मिरेकल टुक प्लेस, एक चमत्कार हुआ था. एंड व्हाट वाज द मिरेकल कि 10 दिन का बच्चा जो है वो बोलता है. एंड नाउ वी मूव ऑन टू अवर टॉपिक. ओके, सो नेक्स्ट, एट अनदर टाइम ही वाज इन डेंजर ऑफ लूजिंग हिज थ्रोन. अब एक समय ऐसा आया जब उनके सिंहासन पे भी खतरा आ गया था. नाउ व्हाट वाज दैट डेंजर, वी विल टॉक. एक बार एक ऐसी स्थिति भी आ गई जब उनका सिंहासन जो था वो भी खतरे में आ गया. अ हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर विजिटेड प्रतिबंधपुरम. एक बहुत ही उच्च अधिकारी अंग्रेज सरकार का प्रतिबंधपुरम में आया. ही वॉज फॉन्ड ऑफ हंटिंग टाइगर्स. अब उसको भी क्या शौक था? शेर का शिकार करने का. अब आपको अगर याद हो तो प्रतिबंधपुरम के अंदर एक घोषणा पहले ही करवा दी गई थी. क्या घोषणा करवाई थी? घोषणा ये करवाई थी कि कोई भी शेर का शिकार नहीं करेगा, है ना. तो अब क्या था कि ये एक मुसीबत की बात थी. अब मुसीबत क्या थी ये देखते हैं. He was very fond of hunting tigers and fonder of being photographed with the tigers he had shot. और जिस शेर का वो शिकार करता था वो उसके साथ में उसको उसका फोटो खींचने का, उसको जो जितने भी मारे गए होते थे उसको खिंचवाने का उसको बहुत शौक था. एज यूजुअल, हमेशा की भांति, तो वो जब भी किसी भी रियासत में जाता था तो वो हमेशा शेर का शिकार करता था. एज यूजुअल ही विश टू हंट टाइगर्स इन प्रतिबंधपुरम. तो वहाँ पर भी जाकर के उसने वही बात की कि मुझे शेर का शिकार करना है. बट महाराजा वॉज फर्म इन हिज रिजोल्व. महाराजा जो थे वो अपने इरादे में बिल्कुल पक्के थे. क्या थे? पक्के थे, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि भाई मेरे इसमें कोई बीच में आए. पक्का इरादा किया हुआ था, कोई अब दूसरा शेर मारेगा नहीं. ही रिफ्यूज्ड परमिशन. उन्होंने स्वीकृति देने से मना कर दिया. आई कैन ऑर्गेनाइज एनी अदर हंट. मैं आपका दूसरा किसी भी शिकार की व्यवस्था कर सकता हूँ. यू मे गो आउट ऑन अ बोर हंट. बोर, BOAR, बोर का मतलब जंगली सुअर. आपको नहीं पता हो तो मैं बता दूं आपको, शेर और जंगली सुअर के अंदर जंगली सुअर का शिकार बहुत ही कठिन माना जाता है. तो उन्होंने कहा कि मैं आपके लिए जंगली सुअर का शिकार की व्यवस्था कर देता हूँ. यू मे कंडक्ट अ माउस हंट. चाहो तो आप एक चूहे का शिकार करना हो तो भी कर दो. एंड वी आर रेडी फॉर अ मॉस्किटो हंट. और आपको मच्छर का शिकार की भी व्यवस्था करवा दे. यानी चाहो जिस चीज़ का शिकार हो जाएगा, बट टाइगर हंट, लेकिन शेर का शिकार, दैट्स इम्पॉसिबल, ये नहीं होगा. अब आगे बढ़ते हैं. The British officer secretary sent word to the Maharaja through Diwan that Durai himself did not have to kill the tiger. तो उस अंग्रेज अधिकारी के सचिव ने महाराजा को ये लिखा, एक पैगाम भेजा दीवान के मार्फत कि दुराई स्वामी, दुराई का मतलब होता है मालिक, के अंग्रेज अधिकारी ये नहीं चाहते कि वो शेर का शिकार करे. कोई बात नहीं. द महाराजा कुड डू द एक्चुअल किलिंग. वास्तविकता में शिकार कौन करेगा? महाराजा करेंगे. What was important to the Durai was a photograph of himself holding the gun and standing over the tiger's carcass. देखिए ये वर्ड है carcass. carcass का मतलब देखो शव. तो उनके लिए शेर का शिकार इम्पोर्टेंट नहीं था. ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या था कि शेर के ऊपर बंदूक लेकर के खड़े रहे वो अंग्रेज अधिकारी और उसके ऊपर वो अपना फोटो खिंचाए. बट द महाराजा वुड नॉट एग्री इवन टू दिस प्रपोजल. लेकिन महाराजा ने इस प्रस्ताव पे भी स्वीकार नहीं हुए. इफ़ ही रिलेंटेड नाउ, अगर उन्होंने
अभी वो सहमत हो जाते हैं, रिलेंटेड का मतलब होता है मान जाना, सहमत हो जाना। वॉट वुड ही डू इफ अदर ब्रिटिश ऑफिसर्स टर्न अप फॉर टाइगर हंट, कि आज उसको हाँ कह दिया, वो अपना फोटो लेके चले जाएंगे, तो लेकिन दूसरों को जाके बोलेंगे क्या कि मैंने ये शेर कहाँ मारा, प्रतिबंधपुरम में। तो दूसरे जो अधिकारी है वो भी यहाँ पर ऐसा ही करेंगे। तो अब क्या करेगा, वॉट वुड ही डू इफ अदर ब्रिटिश ऑफिसर्स टर्न अप फॉर टाइगर हंट बिकॉज ही प्रिवेंटेड ए ब्रिटिश ऑफिसर फ्रॉम फुलफिलिंग हिज डिजायर। अब चूंकि उन्होंने एक अंग्रेज अधिकारी को उसकी इच्छा पूरी करने से रोक दिया था, मना कर दिया था, तो खतरा तो होना ही था। द महाराजा स्टूड इन डेंजर ऑफ लूजिंग हिज किंगडम हिमसेल्फ। अब महाराजा के ऊपर, खुद के ऊपर क्या खतरा आ गया कि उनका खुद का जो साम्राज्य था, जो राज्य था, उसका खोने का खतरा आ गया। एंड द महाराजा एंड द दीवान हेल्ड डेलिब्रेशंस का आप मीनिंग लिखो, विचार विमर्श ओवर द इश्यू। तो महाराजा और दीवान ने, दोनों ने बड़े विचार विमर्श किए इस मुद्दे के ऊपर। और फिर क्या किया गया, एज अ रिजल्ट अ टेलीग्राम वॉज डिस्पैच्ड फोर्थविथ टू अ फेमस ब्रिटिश कंपनी ऑफ ज्वेलर्स इन कोलकाता। और तुरंत प्रभाव से एक टेलीग्राम भेजा गया। किसको भेजा गया, कोलकाता में एक जेवरात, या जिसको बोलते हैं ज्वेलरी, है ना, उसके बनाने की एक ब्रिटिश कंपनी थी, उसको एक टेलीग्राम भेजा गया। और उस टेलीग्राम में क्या किया गया, ये देखिए, अब आ गया, सेंड सैंपल्स ऑफ एक्सपेंसिव डायमंड रिंग्स ऑफ डिफरेंट डिजाइन्स। तो उसमें टेलीग्राम में लिखा था हीरे की अंगूठियों के, महंगी अंगूठियों के अलग अलग डिजाइन भेजो। सम 50 रिंग्स अराइव्ड, लगभग 50 अंगूठियाँ वहाँ पर आई। द महाराजा सेंड द होल लॉट टू ब्रिटिश ऑफिसर्स गुड लेडी। अब चूंकि महाराजा को तो अपना सिंहासन बचाना था, तो उन्होंने वो पूरा का पूरा लॉट, यानी कि पूरा का पूरा 50 अंगूठियों वाला जो लॉट था, पूरा जो आया हुआ था उनको दिखाने के लिए, पसंद करने के लिए, वो सारा उन्होंने उस अंग्रेज ऑफिसर की पत्नी यानी कि उसकी लेडी के पास भेज दिया, ताकि वो उसमें से कोई एक दो रिंग पसंद कर ले। द किंग एंड द मिनिस्टर एक्सपेक्टेड, तो राजा और उस दीवान ने ये सोचा था दैट द दुराइसानी टू चूज 1 or 2 रिंग्स एंड सेंड द रेस्ट बैक, कि उनमें से एक दो अंगूठी पसंद कर लेगी और बाकी वापस भेज देगी। विद इन नो टाइम एट ऑल द दुराइसानी सेंट हर रिप्लाई, और ज़्यादा समय नहीं हुआ और दुराइसानी का जवाब भी आ गया। क्या जवाब आया, थैंक यू वेरी मच फॉर योर गिफ्ट, कि आपके इतने सारे उपहार के लिए धन्यवाद। क्या अर्थ हुआ, उन्होंने सारे के सारे रख लिए। इन अ डे और टू अ बिल ऑफ 3 लाख ऑफ रुपीज केम फ्रॉम ब्रिटिश ज्वेलर्स, और 2 दिन बाद में 3 लाख रुपए का बिल उस ब्रिटिश ज्वेलर्स से राजा के पास आ गया। द महाराजा वॉज हैप्पी, महाराजा फिर भी खुश था, दैट दो ही हैड लॉस्ट 3 लाख ऑफ रुपीज, कि उन्होंने 3 लाख रुपए खोए थे, ही हैड मैनेज टू रिटेन हिज किंगडम, कि उन्होंने अपना राज्य जो था वो बचा लिया। अब आगे बढ़ते हैं। द महाराजाज टाइगर हंट्स कंटिन्यू टू बी हाईली सक्सेसफुल, और वापस एक छोटा सा व्यवधान आया था, अब वो हट गया था और वापस वो अपने पुराने उस अभियान पे निकल पड़े और इस तरह से शेरों का शिकार करते गए। विद इन 10 ईयर्स, और 10 वर्षों के अंदर ही वॉज एबल टू किल 70 टाइगर्स। कितने, 70 टाइगर मार दिए। एंड देन एन अनफोर्सिन हर्डल ब्रॉट इज मिशन टू अ स्टैंड स्टिल, और अचानक से एक ऐसी बाधा जो दिख नहीं रही थी, किसी ने सोचा नहीं था, अप्रत्याशित जिसको बोल सकते हैं, एक बाधा, हर्डल का मतलब बाधा होता है, इस मिशन पे आकर के उसको रोक दिया। क्या रोक दिया, उनको शेरों का शिकार करना रोक दिया। क्या हुआ था, द टाइगर पॉपुलेशन बिकम एक्सटिंक्ट इन द फॉरेस्ट ऑफ प्रतिबंधपुरम। प्रतिबंधपुरम के जंगलों में अब शेरों की जो जनसंख्या जो थी वो क्या हो गई, विलुप्त हो गई। अब शेर बचे ही नहीं, सारे इन्होंने मार दिए। Who knows whether the tigers practiced birth control, या तो उन्होंने परिवार नियोजन अपना लिया ताकि उनके बच्चे ज़्यादा ना हो, और कमिटेड ए हाराकरी। हाराकरी का मतलब होता है आत्महत्या करना, है ना। किसी को जब आप अपमानित करते हो तो अपमान से बचने के लिए आत्महत्या कर लेता है, तो शिकार से बचने के लिए शेरों ने आत्महत्या कर लिया, या तो कुछ ऐसा हुआ था।
or simply ran away from the state because they desired to be shot by the British hands alone, या तो फिर उनके राज्यों में से वो भाग गए कि वो चाहते थे केवल अंग्रेज अधिकारी ही उनका शिकार करें। अब जो भी बात रही होगी तो इस तरीके से अब उनका जो अभियान था वो आकर के रुक गया और सबसे बड़ी समस्या आई थी कि उनके राज्य में शेर जो थे वो खत्म हो गए थे। इन आवर नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट फ्रॉम दिस पैराग्राफ वन डे, ओके। टिल देन जो मैंने मीनिंग्स बोले हैं उसको आप पेंसिल से लिख दीजिएगा। टिल देन गुड बाय। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने डायपोल के बारे में पढ़ा था और हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल ऑन एक्सल लाइन और इक्वेटोरियल लाइन दोनों हमने पढ़ लिया था, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं अक्षीय बिंदु और निरक्षीय बिंदु या निरक्षीय रेखा। इस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ड्यू टू डायपोल वो कितनी होती है वो हमने लास्ट क्लास में डिराइव किया था। आज हम थोड़ा उनके बीच जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने निकाले उनके कंक्लूजन निकालेंगे, जैसे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड आई एक्सल लाइन में उसकी डायरेक्शन क्या होगी, इक्वेटोरियल पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आई उसकी डायरेक्शन क्या होगी, और एक तीसरा जो हमारा डेरिवेशन बाकी था एनी जनरल पोजीशन, यानी किसी भी पॉइंट पर, ना तो इक्वेटोरियल पर है ना एक्सल लाइन पर है, कहीं पर भी नहीं है, कहां पर है एनी जनरल पोजीशन, कहीं पर भी अगर पॉइंट होगा तो वहां पर ड्यू टू डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी वो हमको डिराइव करनी है, जो कि आज की क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहले हम इसका डायग्राम बना लेते हैं। और डायग्राम हमने क्या बनाया था कि जैसे कि ये कोई डायपोल है हमारा -q और +q, ये सेंटर डायपोल का ये डिस्टेंस सेंटर से l और टोटल जो डायपोल का डिस्टेंस होता है वो कितना होता है 2l। अब इसके कोई एक्सल लाइन में, इसकी ये जो एक्सल लाइन है या कह सकते हैं हम अक्षीय रेखा, और इस अक्षीय रेखा पर कोई बिंदु है यानी यहाँ पर कोई पॉइंट है और उस पॉइंट का नाम क्या है m, ठीक है। तो m पॉइंट पर इस डायपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी उसको लास्ट क्लास में हमने डिराइव किया था। और ये जो पॉजिटिव से इसका जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को हमने कितना लिया था, तो ये जो डिस्टेंस है टोटल, ये जो डिस्टेंस है यहां से लगा के ये सेंटर का, डायपोल के सेंटर से ये जो डिस्टेंस है इस पॉइंट का, वो डिस्टेंस हमने कितना लिया था r लिया था। तो ये जो डिस्टेंस होगा वो कितना हो जाएगा, तो ये जो डिस्टेंस होगा वो क्या हो जाएगा r-l, क्या हो जाएगा r-l, यानी पॉजिटिव चार्ज से ये जो डिस्टेंस है पॉइंट m वो कितने डिस्टेंस पर है r-l, और जो नेगेटिव चार्ज है उससे जितने डिस्टेंस पर है वो डिस्टेंस कितना है, तो वो डिस्टेंस कितना है, तो ये यहां से यहां तक का डिस्टेंस r और प्लस कितना ये l, यानी ये डिस्टेंस कितना r+l, ठीक है। तो ड्यू टू डायपोल ऑन, ठीक है, हमने देखी थी कि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी और वो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने डिराइव की थी E = कितनी 2p/4πε0r³, ठीक है। तो एक्सल लाइन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, तो 2p/4πε0r³ होती है। और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कौन सी होगी, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को ही हमको देखना बाकी था, तो जो कि हम देख रहे हैं। तो प्लस के कारण यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो कौन सी होगी, ये वाली डायरेक्शन होगी, तो E/+q, ठीक है। और ये जो माइनस है, इस माइनस के कारण यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी वो कौन सी बनेगी और उसकी डायरेक्शन कौन सी होगी, तो इसकी डायरेक्शन होगी E/-q, और -q की डायरेक्शन कौन सी होगी, ये वाली। अब हमने देखा था कि E/+q यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, तो हम जानते हैं प्लस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, तो प्लस होगी, और -q के कारण यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो माइनस होगी। तो यहां पर इस पॉइंट पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो किसके कारण होगी, -q के कारण होगी या +q के कारण होगी। तो हमने देखा था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो डिस्टेंस पर डिपेंड करती है, यानी डिस्टेंस अगर इंक्रीज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, डिक्रीज होगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हमने देखा था, और इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, तो 1/4πε0q/r², क्या होता है q/r², ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड किस पे, ये तो कांस्टेंट है, डिपेंड किस पे करेगी, r और q पर, ठीक है। तो q तो दोनों का मैग्नीट्यूड कैसा है, सेम है, पर दोनों का डिस्टेंस इस पॉइंट से कैसा है, अलग अलग है, यानी इसका डिस्टेंस कम है इस पॉइंट से और इसका डिस्टेंस कैसा है, ज्यादा है। तो हम जानते हैं अगर डिस्टेंस कम होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी, ज्यादा होगी, यानी इस पॉइंट पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो किसके कारण होगी, तो ये जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आई है वो किसके कारण होगी, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी +q
क्यू चार्ज के कारण। किसके कारण होगी? प्लस क्यू चार्ज के कारण, क्योंकि ये इस चार्ज माइनस क्यू का यहां से यहां तक का डिस्टेंस कैसा है? ज्यादा है, और प्लस क्यू का यहां से यहां तक का डिस्टेंस कैसा है? ज्यादा है। यानी यहां प्लस क्यू का कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो ज्यादा होगी, और माइनस क्यू का कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कैसी होगी? कम होगी। तो हमने देखा कि दोनों के एक दूसरे के कैसे अपोजिट है। तो यहां पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो किसकी डायरेक्शन होगी? तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस चार्ज की जो डायरेक्शन होगी वही यहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। तो हमने देखा कि अगर ये हमारा डायपोल है तो इस डायपोल का जो डायपोल मोमेंट होता है, डायपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन होती है वो कहां से कहां तक होती है? तो माइनस यानी -2 कहां होती है? पॉजिटिव। -2 कहां होती है? पॉजिटिव। तो जो डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है वो कौन सी डायरेक्शन होती है? राइट डायरेक्शन होती है, यानी -2 पॉजिटिव की तरफ। और यहां पर जो हमारी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन आई वो भी कैसी आई? राइट डायरेक्शन आई। यानी हम कह सकते हैं कि डायरेक्शन ऑफ E is along P। क्या कह सकते हैं? डायरेक्शन ऑफ E इज अलोंग P, यानी जो डायरेक्शन डायपोल मोमेंट की है वही डायरेक्शन किसकी है? तो यहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। ठीक है, तो ये हमने इसकी डायरेक्शन के लिए देख लिया। अब नेक्स्ट कि ऑन इक्वेटोरियल और इक्वेटोरियल लाइन पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड हुई थी वो कितनी थी? तो हमने इसके लिए भी डिराइव किया था और डिराइव कर लिया था। जैसे कि ये हमारा को डायपोल है, ये इसका सेंटर डायपोल का, ये -q, ये +q, और कोई पॉइंट है जो कि इक्वेटोरियल, ये जो लाइन है वो कौन सी लाइन है? इक्वेटोरियल लाइन है, या हिंदी में किसी विषुवतीय तल जिसको कह सकते हैं, या निरीक्षीय बिंदु कह सकते हैं, या निरीक्षीय रेखा है ये। और यहाँ पर कोई पॉइंट है m। ठीक है, यहाँ पर प्लस के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कौन सी होगी? तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू +q, यानी इस डायरेक्शन में देखा था हमने। और -q के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कैसी होगी? माइनस इसको यहाँ पर अगर टेस्ट चार्ज रखेंगे तो क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। तो नेगेटिव के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसकी डायरेक्शन ये वाली, जो कि हमने क्लास में इसको डिराइव किया था। अब ये जो डिस्टेंस था वो क्या था? r² + l² की पावर 1/2। ठीक है, ये डिस्टेंस l था, ये l था, पूरा डिस्टेंस कितना था? 2l। ठीक है, ये भी डिस्टेंस कितना हो गया? ये दोनों सिमिलर ट्राइंगल है, ये भी डिस्टेंस कितना हो गया? r² + l² की पावर 1/2। ये सारी चीजें अपन कल करके आए, मैं कुछ नया डायरेक्ट नहीं लिख रहा हूं। अगर ये एंगल थीटा है तो अगर ये लाइन दोनों एक दूसरे के कैसी है? पैरेलल है। ये लाइन एक दूसरे की कैसी है? पैरेलल है। अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी कितना होगा? थीटा होगा। और ये एंगल भी कितना होगा? अगर ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी कितना होगा? थीटा होगा। हमने कंपोनेंट किए थे इस इलेक्ट्रिक फील्ड के। ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किसके कारण है? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू +q, और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किसके कारण है? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू -q। ठीक है, और इसके कंपोनेंट किए थे तो एक कंपोनेंट आया था थीटा एंगल पर, और थीटा एंगल पर जो कंपोनेंट आया था इसका वो आया था E ड्यू टू +q cos थीटा, और इसका जो दूसरा कंपोनेंट आया था थीटा एंगल पर वो कौन सा आया था? तो E ड्यू टू -q cos थीटा। और एक कंपोनेंट इसका जो आया था वो कैसा आया था? पहले वाले कंपोनेंट के 90 डिग्री, यानी यहां पर आया था, और वो कौन सा आया था? E ड्यू टू +q sin थीटा। और इसका जो एक दूसरा कंपोनेंट जो कि पहले वाले कंपोनेंट के 90 डिग्री था वो कौन सा था? ये वाला। और ये कौन सा था? E ड्यू टू -q sin थीटा। ठीक है, तो हमने देखा था कि E ड्यू टू +q sin थीटा और E ड्यू टू sin थीटा ये दोनों कैसे वर्टिकली अपोजिट, यानी दोनों कैसे मैग्नीट्यूड में सेम है और डायरेक्शन में दोनों कैसे अपोजिट है। तो दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे? कैंसिल कर देंगे। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी आई थी, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी आई थी? ये वाली। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कौन सी है? E ड्यू टू +q और E ड्यू टू -q, दोनों की सेम डायरेक्शन है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी आई थी 2E cos थीटा। कौन सी आ गई थी? 2E cos थीटा, और इसमें हमने वैल्यू पुट की थी। और जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट की थी वो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी थी? P/4πε0 r³। ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी आई थी ड्यू टू डायपोल ऑन इक्वेटोरियल लाइन या इक्वेटोरियल पॉइंट। ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमने कल डिराइव की थी। अब हमने देखा कि यहां पर जो डायपोल मोमेंट है उस डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन कौन सी है? -2+ है। कैसी है? -2+। और यहां पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आई ये जो है वो कौन सी है? E नेट। और E नेट की जो वैल्यू है वो कितनी है? 2E cos थीटा, और जिसको हमने डिराइव करके निकाला P/4πε0 r³। ठीक है, अब इसकी डायरेक्शन कौन सी है? तो इसकी डायरेक्शन कौन सी है? तो ये देखो, इसकी ये डायरेक्शन है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की, और डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन कौन सी है? ये वाली। यानी डायपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है? इस डायरेक्शन में। तो हम कह सकते हैं कि डायरेक्शन ऑफ E is opposite to dipole moment, opposite to dipole
मोमेंट, यानी जो डायरेक्शन डायपोल मोमेंट है उसकी अपोजिट डायरेक्शन में क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। ठीक है, तो ये दो चीजें हमने कल की क्लास में देख ली थी, डिराइव कर लिए थे फॉर्मूले, सिर्फ हमको डायरेक्शन के लिए बाकी था। तो डायपोल एक्सल लाइन में जो डायरेक्शन होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की वो क्या होती है, अलोंग डायपोल मोमेंट होती है, और इक्वेटोरियल पर कैसे होती है, अपोजिट टू डायपोल मोमेंट होती है। ठीक है, तो ये लास्ट क्लास में हमने डिस्कस कर लिया था। अब हमको जो देखना है वो देखना है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एक्सल लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सल लाइन, और दूसरा कौन सा, इक्वेटोरियल। इन दोनों के बीच में रिलेशन हमको देना है। तो एक्सल लाइन यानी इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पर, एक्सल लाइन में कितनी होती है, तो एक्सल लाइन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो कितनी होती है, 2p अपॉन 4π एप्सिलॉन नॉट r क्यूब। ठीक है, और इक्वेटोरियल लाइन पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, ठीक है, जिसकी डायरेक्शन कैसी होती है, तो जिसकी डायरेक्शन होती है अपोजिट टू डायपोल मोमेंट, इक्वेटोरियल। ठीक है, तो इक्वेटोरियल लाइन पर जो डायरेक्शन होती है वो कौन सी, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो कितनी होती है, p अपॉन 4π एप्सिलॉन नॉट r क्यूब, ये होती है। ठीक है, अब इन दोनों में रिलेशन निकालेंगे तो इन दोनों का जो रिलेशन बनेगा वो क्या बनेगा, तो E एक्सल इज इक्वल टू 2 मल्टी E ड्यू टू इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल मतलब कि देखो इसमें क्या है, 2 मल्टी p ओपन 4π एप्सिलॉन नॉट r क्यूब है, और यहां पर क्या है, p ओपन 4π एप्सिलॉन नॉट r क्यूब, यानी इन दोनों के बीच का रिलेशन क्या है, तो इन दोनों का रिलेशन है कि E एक्सल किसके बराबर है, तो इक्वेटोरियल के अंदर कितने का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, यानी एक्सल लाइन पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो 2 टाइम्स ज्यादा होती है, किससे, इक्वेटोरियल से। तो इक्वेटोरियल पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उससे 2 टाइम्स हमेशा कौन ज्यादा होगा, तो एक्सल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगी, ज्यादा होगी। ये इन दोनों के बीच का रिलेशन था। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल ऑन एनी जनरल कंडीशन या एनी जनरल पॉइंट। एनी जनरल पोजीशन मतलब कि क्या है, एनी जनरल पोजीशन का, ठीक है, ये हमारा डायपोल है, ये सेंटर डायपोल का, ये माइनस क्यू और ये प्लस क्यू। लास्ट वाली क्लास में देखा था हम प्लस क्यू को यहां पर भी लिख सकते हैं, ये कोई यूनिवर्सल फैक्ट या यूनिवर्सल ट्रू नहीं है कि प्लस माइनस आगे ही आएगा। ठीक है, क्योंकि हमने देखा था कि माइनस को पीछे लिखने से, यहां लिखने से क्या होता है, हमारा डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन अपोजिट आती है, तो हम लेफ्ट डायरेक्शन नहीं लेते, हमेशा कौन सी डायरेक्शन लेते हैं, राइट डायरेक्शन लेते हैं, इसीलिए हम माइनस क्यू को पहले लिखते हैं और प्लस क्यू को हम बाद में लिखते हैं। तो ये हमारा कोई डायपोल है, ठीक है, ये L डिस्टेंस, ये L और ये टोटल डिस्टेंस कितना हो गया इसका 2L। ठीक है, अब न तो हमने लास्ट क्लास में देखा कि एक्सल लाइन में यानी इस लाइन में अगर कोई पॉइंट होगा यहां पर, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, हमने देखा इक्वेटोरियल लाइन पर अगर कोई पॉइंट है M तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। तो ये दो तो हमको पता है, बुक में भी दे रखे हैं। अब क्वेश्चन जो एग्जाम में आता है वो ना तो एक्सल का पूछ लेता है, ना कभी कभी क्या पूछेगा, ना एक्सल का पूछेगा, ना इक्वेटोरियल का पूछेगा, एनी जनरल पोजीशन का पूछ लेगा कि जैसे कि कोई पॉइंट M, जैसे कि कोई पॉइंट M जो कि कितने डिस्टेंस पर है, तो वो r डिस्टेंस पर है, r डिस्टेंस पर, और r डिस्टेंस कौन सा वाला r डिस्टेंस, तो सेंटर ऑफ डायपोल से कितने डिस्टेंस पर, r डिस्टेंस पर है। ये डायपोल का सेंटर, और डायपोल के सेंटर से ये पॉइंट जो कि M है वो कितने डिस्टेंस पर है, तो वो डिस्टेंस पर R है, और ये जो R है वो डायपोल से कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल पर, थीटा एंगल बना रहा है। तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल कितनी होगी, ये पॉइंट ना तो एक्सल लाइन में है ना इक्वेटोरियल पर है, तो यहां पर हमको फाइंड आउट करना है। तो M इज पॉइंट एट डिस्टेंस R such that R makes angle theta। ठीक है, तो M एक पॉइंट है जो कि कितने डिस्टेंस पर है, एट डिस्टेंस R, यानी R डिस्टेंस पर है, और R कितना एंगल बना रहा है, तो R एंगल बना रहा है डायपोल से, कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है। तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी ड्यू टू डायपोल, वो हमको डिराइव करना है, और उसको हम डिराइव करेंगे। तो हमने देखा कि ये किसकी डायरेक्शन है, तो यहां पर डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन कौन सी है, तो डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन ये वाली है। ठीक है, तो P क्या है, तो P इज डायपोल मोमेंट। ठीक है, और इस डायपोल मोमेंट को हम रिजोल्व करेंगे,
क्या करेंगे, रिजोल्व करेंगे, और इसको हम रिजोल्व करेंगे टू कंपोनेंट में, या हम कह सकते हैं टू डायरेक्शन में रिजोल्व करेंगे। एक डायरेक्शन होगी अलोंग आर और दूसरी होगी नॉर्मल टू आर। ठीक है, तो एक डायरेक्शन होगी अलोंग आर और दूसरी जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, नॉर्मल टू आर। तो P इज रिजोल्व इन टू डायरेक्शन, ठीक है। वन इज अलोंग आर, और अलोंग आर जो P को का जो कंपोनेंट होगा वो कौन सा होगा, तो अलोंग आर जो कंपोनेंट होगा, तो ये जैसे कि अब मैं इसको रब कर रहा हूं क्योंकि इसकी जरूरत नहीं है हमें अभी, तो हम क्या कर रहे हैं, ये जो P है डायपोल मोमेंट, इसको हमको रिजोल्व करना है। इसकी डायरेक्शन कौन सी है, ये वाली डायरेक्शन है, यानी माइनस टू प्लस, इसको टू डायरेक्शन में रिजोल्व करना है। एक है अलोंग आर, यानी इस डायपोल के दो कंपोनेंट बना दिए, और एक कंपोनेंट हमारा बनेगा थीटा एंगल पर, और थीटा एंगल पर जो कंपोनेंट बनेगा वो कौन सा होगा, ये वाला, और इस वाले कंपोनेंट को हम बोलेंगे अलोंग आर, और अलोंग आर जो कंपोनेंट होगा थीटा एंगल पर उसको हम बोलते हैं P cos थीटा। इसको रिजोल्व किया तो P को रिजोल्व किया कितनी डायरेक्शन में, टू डायरेक्शन में। वन इज आर अलोंग आर, और अलोंग आर जो P का कंपोनेंट होगा वो कौन सा होगा, P cos थीटा, और दूसरा जो कंपोनेंट होगा P का वो कैसा होगा, नॉर्मल टू आर, और नॉर्मल टू आर जो होगा वो क्या हो जाएगा, P sin थीटा। क्या होगा, P sin थीटा। तो एक कंपोनेंट ये वाला हो गया, ठीक है, और एक कंपोनेंट क्या होगा, आर के नॉर्मल होगा, यानी ये हमारा आर है और इस आर के नॉर्मल कंपोनेंट होगा, और वो कौन सा होगा, P sin थीटा। ये ठीक है, तो ये वाला कौन सा है, P cos थीटा, और ये वाला जो कंपोनेंट है वो कौन सा है, तो ये वाला कंपोनेंट है P sin थीटा। तो P को हमने रिजोल्व किया, जो वेक्टर के जो कंडीशन, क्योंकि हम जानते हैं डायपोल मोमेंट P है और P क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, और 11th क्लास में आपने पढ़ा हुआ वेक्टर को आप रिजोल्व करते हो तो उसको टू कंपोनेंट बनते हैं। एक कंपोनेंट होगा तो एक कंपोनेंट थीटा एंगल पर होगा और दूसरा कंपोनेंट होगा पहले वाले कंपोनेंट की 90 डिग्री। तो हमने P को रिजोल्व किया, P इज रिजोल्व इन टू डायरेक्शन, ठीक है। वन इज अलोंग आर, और अलोंग आर जो कंपोनेंट होगा वो कौन सा होगा, P cos थीटा, और दूसरा जो कंपोनेंट होगा नॉर्मल टू आर वो कौन सा होगा, P sin थीटा। ठीक है, अब इस डायपोल को भूल जाइए, अब इसके दो कंपोनेंट, इनके कारण यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमको निकालनी है। तो ये वाला जो कंपोनेंट है P cos थीटा के कारण यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है, तो देखो ये जो P वाला ये जो कंपोनेंट है P cos थीटा, इसके लिए ये वाला पॉइंट कैसा है, तो ये वाला पॉइंट इसके कैसा है, एक्सल लाइन पर है। कहां पर है, एक्सल लाइन में, जो कि हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी उसकी डायरेक्शन कौन सी होगी, तो यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी P cos थीटा के कारण उसकी डायरेक्शन होगी ये वाली। ठीक है, क्योंकि ये पॉइंट है जो कि M पॉइंट है वो P से P के कैसा है, तो नॉर्मल है, सॉरी P के कैसा है, तो P के कैसा है, अलोंग एक्सिस है। ठीक है, तो P के एक्सल लाइन पर है यहां पर ये वाला पॉइंट, इसीलिए P cos थीटा के कारण यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, ये किसके लिए बन गया, एक्सल लाइन के लिए, और एक्सल लाइन के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसका फॉर्मूला हम जानते हैं यहां पर। तो कितनी बन जाएगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू P cos थीटा, और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू P cos थीटा कितनी हो जाएगी, तो हम जानते हैं, तो एक्सल लाइन में इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, 2P/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब, और यहाँ P की वैल्यू कितनी है, P cos थीटा है, तो कितनी हो जाएगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू P cos थीटा, इस वाले कंपोनेंट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर कौन सी हो, कितनी हो जाएगी, तो यहाँ पर हो जाएगी 2 P cos थीटा ओपन क्या हो जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब। ठीक है, ये बन गई फर्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके कारण, तो इस वाले डायपोल या ये वाला जो कंपोनेंट है P cos थीटा, इसके कारण यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कितनी होगी, तो यहां पर ये पॉइंट इसके एक्सल लाइन पर है, और एक्सल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है हम जानते हैं। तो ये वाला कंपोनेंट कौन सा, P cos थीटा, तो यहां पर P cos थीटा के कारण ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। ठीक है, अब ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट इस वाले कंपोनेंट के कैसा है, नॉर्मल है, यानी पोजीशन वेक्टर यहां पर कैसा है, तो ये कंपोनेंट के नॉर्मल है, यानी ये वाला जो पॉइंट है वो इस वाले कंपोनेंट के कैसा है, तो इक्वेटोरियल पॉइंट पर, और इक्वेटोरियल पॉइंट पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली है, तो वो कितनी होती है, तो इक्वेटोरियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इक्वेटोरियल, और इक्वेटोरियल पर हमने देखी कितनी आई थी, तो E इज इक्वल टू P/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब, कितनी आई थी,
P ओपन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू, और यहां पर P की वैल्यू कौन सी है, P sin थीटा, तो E ड्यू टू P sin थीटा, और P sin थीटा के कारण के लिए ये पॉइंट कौन से लाइन पर है, तो इक्वेटोरियल लाइन पर है, तो इक्वेटोरियल लाइन पर है तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, जिसको मैं यहां पर लिख रहा हूं, तो वो हो जाएगी P sin थीटा ओपन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। ठीक है, ये आगे अब क्या हो जाएगा, अब एक के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, इस वाले कंपोनेंट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ गई, ये वाली, और इस वाले कंपोनेंट के कारण इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ गई, ये वाली। अब क्या करेंगे, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल देंगे, और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हम क्या करते हैं, तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला निकालते हैं। तो अब इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये आएगी, और अब इसका जो डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन है, ये वाला जो कंपोनेंट है, इसके डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन कौन सी है, ये वाली, और इसके कारण यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनी उसकी डायरेक्शन कैसी होगी, तो हम जानते हैं इक्वेटोरियल लाइन पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बनती है वो डायपोल मोमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में होगी, यानी ये वाली डायरेक्शन। ठीक है, तो अब हमको क्या निकालना है, रिजल्टेंट निकालना है, और रिजल्टेंट के लिए हम क्या लगाएंगे, पैरेललोग्राम लॉ लगाएंगे, और पैरेललोग्राम लॉ से हम क्या करेंगे, रिजल्टेंट फाइंड आउट करेंगे, और ये रिजल्टेंट आपको फाइंड आउट करना है क्योंकि आज का टाइम मेरे खत्म हो गया। ठीक है, तो हम आगे जो है इसका वो नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यूस करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। गुड मॉर्निंग एवरीवन, सभी को सुप्रभात। पिछली क्लास जब हुई थी हमने प्रीवियस क्लास में क्या पढ़ा था, मूत्र निर्माण की क्रियाविधि के बारे में देख रहे थे कि मूत्र कैसे बनता है, और मैंने आपको एक परिभाषा के तौर पर आपको समझाया था कि मूत्र निर्माण कैसे होता है और किस किस तरह के जीव पाए जाते हैं। मैं प्रारंभ में जब लेसन पढ़ा था तो ये आपको उसी समय समझा देता कि उत्सर्जित पदार्थों के आधार पर जीवों को 3 भागों में बांटा गया है, अमोनियाटेलिक, यूरियोटेलिक, यूरिकोटेलिक। उसके अंदर हम जो आते हैं वो यूरियोटेलिक में आते हैं, जिसमें हमारे शरीर में यूरिया का उत्सर्जन किया जाता है, क्योंकि हमारे शरीर में बनने वाली अमोनिया से यूरिया में बदली जाती है, अमोनिया को यूरिया में बदला जाता है। उसके लिए एक विशेष तरह का अंग पाया जाता है जिसे हम यकृत या लीवर कहते हैं। उस लीवर या यकृत के माध्यम से बनी अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट किया जाता है, क्योंकि यूरिया जो है वो कम हानिकारक पदार्थ है एज कम्पेयर अमोनिया। तो अमोनिया की तुलना में यूरिया कम हानिकारक पदार्थ में बदल के फिर हम उत्सर्जित पदार्थ के तौर पर शरीर से बाहर त्यागते हैं। तो मैंने कुछ आपको समझा दिया था कि कैसे उस यूरिया को यकृत कोशिकाओं के द्वारा वृक्क शिरा में लाने के बाद स्पष्ट महाशिरा में डाला जाता है, जहाँ जाके वो यूरिया से यूरिया को पृथक किया जाता है। तो एक के बाद अपन एक देख लेते, थोड़ा बहुत वर्णन अपन स्टार्ट कर देते, लिखने के लिए प्रारंभ कर देते। तो टॉपिक क्या था अपना, मूत्र निर्माण की क्रियाविधि ना, ये टॉपिक था अपना मूत्र निर्माण, मूत्र निर्माण की क्रियाविधि, ये टॉपिक था अपना। तो इसके अंदर पहले 1 बाय 1 अपन एक करके लाइन लिख लेते हैं। क्या लाइन थे, यकृत कोशिकाओं क्या लिख देंगे, यकृत कोशिकाओं में बने यूरिया को रुधिर द्वारा, क्या, यकृत कोशिकाओं में बने यूरिया को रुधिर द्वारा वृक्कों में लाया जाता है। तो यूरिया को वृक्क तक कौन ला रहा है, रक्त लेके आ रहा है ना, रुधिर लेके, क्योंकि ब्लड ही एक ऐसी चीज़ है, रुधिर ही एक ऐसी चीज़ है, रक्त ही एक ऐसी चीज़ है जो हमारे पूरे शरीर में सर्कुलेट होती है, पूरे शरीर में घूमती रहती है। अगर ऑक्सीजन का परिवहन, खाद्य पदार्थों का परिवहन, उपयोगी पदार्थों का परिवहन, यूरिया का परिवहन, परिवहन मीन्स ट्रांसपोर्टेशन, तो ये जितने भी चीज़ों का परिवहन हमारे शरीर में जो हो रहा है या घूम रही है जो चीज़ें, वो सब चीज़ों को घुमाने वाली सिर्फ एक ही गाड़ी है, वो है आपके रक्त या ब्लड। वही गाड़ी ऐसी है जिसको परमिट मिला हुआ है, वो पूरे शरीर में घूम सकती है, अदरवाइज और किसी को परमिशन नहीं दी गई है पूरे शरीर में घूमने के लिए ना। तो कहीं पे भी आप पिन अगर चुभोगे शरीर को या पिन टच करोगे या कुछ चोट लगेगी, सिर्फ रक्त ही निकलता है। कभी ये नहीं देखा किसी के चोट लगी और
कुछ और चीज़ निकल गई, जो खाया पिया वो निकल गया, है ना। कई सारी चीज़ें नहीं निकलती है, चाहे वो आप किसी भी भोजन का रसास्वादन करें, कोई सा भी भोजन ग्रहण करें, अगर हाथ के अंदर पिन चुभइए तो ब्लड ही निकलेगा, कोई पानी नहीं निकलता है ना, कोई जूस नहीं निकलता है ना, आम रस पिया आम रस निकल गया, ऐसा कोई चीज़ हमने आज तक नहीं देखी है। हमने क्या देखा है कि अगर किसी को सुई चुभई तो भी ब्लड निकलेगा, किसी के पत्थर ठोक दिया तो भी ब्लड ही निकलेगा। तो सर्कुलेशन जो होता है, ट्रांसपोर्टेशन जो होता है, सिर्फ ब्लड का ही होता है पूरे बॉडी के अंदर, पूरे शरीर के अंदर, जो शरीर का पूरा तंत्र है उसके अंदर पूरा ब्लड ही घूमता रहता है। तो ब्लड घूमने के आधार पर भी हमने चीज़ों को पढ़ा था, है ना। कुछ हमारे तंत्र होते हैं, एक खुला परिसंचरण तंत्र, बंद परिसंचरण तंत्र, ऐसे भी नाम हमने देखे थे, है ना। तो पहली क्या लाइन होगी, यकृत कोशिकाओं में यूरिया को रुधिर द्वारा वृक्कों में लाया जाता है ना, क्योंकि रुधिर ही घूम रहा है, तो वो रुधिर में ही यूरिया बनी हुई है। अब वो उस समय रुधिर भी स्वच्छ नहीं है, क्योंकि यूरिया क्या है, टॉक्सिक मटेरियल है ना, विषैला पदार्थ है कंपेयर टू अमोनिया। अमोनिया की तुलना में कम विषैला है, लेकिन विषैला तो है, तो इसको शरीर से बाहर निकालना ज़रूरी होता है। तो ये रुधिर जो घूमता है पूरे शरीर में, इस यूरिया को लेके कहाँ पहुँच जाता है, वृक्क में पहुँच जाता है, किडनी में पहुँच जाता है। इसके आगे क्या है, यकृत शिरा द्वारा वृक्क शिरा, यकृत शिरा द्वारा पश्चिम महाशिरा में डाला जाता है। क्या क्रियाविधि की जाती है कि जो रुधिर छन के आया वो क्या होता है, यकृत शिराओं द्वारा उस रुधिर को पश्च महाशिरा में डाला जाता है। पश्च महाशिरा द्वारा रुधिर से यूरिया को अलग किया जाता है। क्या हो गया, यकृत कोशिकाओं में बने यूरिया को रुधिर द्वारा वृक्कों में लाया जाता है। यकृत शिरा द्वारा यूरिया युक्त रुधिर को पश्च महाशिरा में डाला जाता है। पश्च महाशिरा द्वारा रुधिर से यूरिया को अलग किया जाता है। ठीक है, फिर ये तो कि मेन हेडलाइन, मेन बातें, इस प्रोसेस से काम होगा। लेकिन पूरी इंटरनल प्रोसेस क्या है वो अपन देख लेते हैं। 3 विधियां जो मैंने आपको बताई थी, एक तो बताई थी परानिस्यंदन जिसे अपन अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहते हैं, एक वर्णात्मक पुनरावशोषण जिसे अपन सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन कहते हैं, और तीसरी आपकी सिक्रेशन यानी स्त्रवण। तो पहली विधि अपन पढ़ेंगे अभी, मूत्र निर्माण की क्रियाविधि 3 चरणों में पूर्ण होती है। इसके आगे की लाइन क्या लिखेंगे, 3 चरणों में पूर्ण होती है। पहली चरण है आपके परानिस्यंदन, परानिस्यंदन जिसे क्या बोलते हैं, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन मतलब छानना, फिल्टर करना, सेपरेशन करना, किन्हीं 2 पदार्थों को जो आपस में मिक्स हैं उनको अलग अलग करना। अब यूरिया के अंदर तो बहुत सारे पदार्थ मिक्स हैं, अभी वो रुधिर के साथ मिक्स है, लेकिन जब सेपरेशन होगा, जब मूत्र निर्माण होगा, जब मूत्र को अलग भी कर देंगे, तब भी उस मूत्र के साथ कई सारी चीज़ें जो हमारे लिए उपयोगी पदार्थ के रूप में जानी जाती है, जैसे ग्लूकोज, है ना, विटामिन्स, खनिज, जल, है ना, तो ऐसे कई सारे पदार्थ उसके साथ मिक्स होंगे, उनको भी अपन सेपरेट करेंगे, उनके भी अवशोषण की बातें करेंगे। तो पहले फिल्ट्रेशन पे आ जाते हैं, परानिस्यंदन के बारे में बात कर लेते हैं। तो पहला टॉपिक अपना क्या है, परानिस्यंदन या अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, इसके बारे में बात कर लेते हैं।
तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की क्रिया कहाँ से चालू होगी, कहाँ से चालू होगी? जब अपन ने वृक्काणु की संरचना पढ़ी थी, आपको याद हो, वृक्काणु यानी नेफ्रॉन की संरचना अभी थोड़ी देर पहले पढ़ी थी, तो नेफ्रॉन की संरचना में ऐसे अपन ने देखा था ना, ये अभिवाही, ये अभिवाही धमनिका, ये अपवाही धमनिका, है ना, इसके अंदर ये ग्लोमेरुलस, ये बौमन संपुट। अभी थोड़ी देर पहले अपन ने इसके बारे में डिस्कस करी थी ना, यूं यूं फिर इसको घुमाया था, संग्रह नलिका सारी बनाई थी। तो ये बौमन संपुट जो है, इस बौमन संपुट में कई सारे छोटे छोटे सूक्ष्म नलिकाओं का जाल होता है, छिद्र होते हैं, ठीक है। वहाँ से ये फिल्ट्रेशन की प्रक्रिया प्रारंभ होती है, इसके अंदर से ही छनने की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। तो ये अभिवाही धमनिका क्या है, रुधिर को लेके आती है, और इस अभिवाही धमनिका अपन संग्रह नलिका में ये डिस्कशन कर चुके हैं। अभिवाही धमनिका का जो व्यास होता है वो अपवाही धमनिका के मुकाबले क्या होता है, अपेक्षा ज़्यादा होता है। तो यहाँ जब ब्लड आता है तो बहुत तेज गति से ब्लड आता है, लेकिन जब जाता है तो बहुत धीमे गति से जाता है, क्योंकि आगे वाली नली पतली है तो धीरे धीरे जाएगा, आने वाली नली मोटी है तो जोर से आएगा। तो इसमें क्या होता है, सूक्ष्म छिद्र होते हैं, उन छिद्रों के द्वारा ये छनने की प्रक्रिया प्रारंभ की जाती है। तो पर निस्यंदन के अंदर पहली लाइन आगे अपना बौमन संपुट से अपन इसको चालू करेंगे। तो क्या लिखें, इस प्रक्रिया में बौमन संपुट एक सूक्ष्म छलनी, इस प्रक्रिया में बौमन संपुट एक सूक्ष्म छलनी की भांति कार्य करता है। क्या है, इस प्रक्रिया में बौमन संपुट वृक्क नलिका में एक सूक्ष्म छलनी नलिका की भांति, एक सूक्ष्म छलनी नलिका की भांति कार्य करता है। इसमें अभिवाही धमनिका यूरिया युक्त रुधिर को लाती है। पता है आपको, ये अपने संग्रह नलिका समीपस्थ कुंडली नलिका में पढ़ा था। तथा अपवाही धमनिका ले जाने का कार्य करती है ना। क्या कहा, इसमें अभिवाही धमनिका यूरिया युक्त रुधिर को लाती है तथा अपवाही धमनिका ले जाने का कार्य। बार बार ये लाइनें आ रही है, बार बार ये वर्णन अपन लिख रहे हैं, तो एग्जाम में जाके गलत नहीं कर देना, एग्जाम में ऐसा कंफ्यूज नहीं हो जाए अपवाही ला रही थी या अभिवाही ला रही थी, है ना। तो एक याद रखना, अभिवाही लाती है तो उसका उल्टा अपवाही ले जाती है, तो एक को याद करना है ना। आगे देखेंगे अपन, अभिवाही धमनिका व्यास ग्लोमेरुलस यानी केशिका गुच्छ, केशिका गुच्छ में 0.1 μm के म्यूएम व्यास के, क्या लिखेंगे,
व्यास के असंख्य छिद्र पाए जाते हैं। मतलब छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, बिल्कुल माइनर से हॉल्स पाए जाते हैं, छोटे छोटे रोमनुमा छिद्र पाए जाते हैं। ग्लोमेरुलस में आने वाली अभिवाही धमनिका का व्यास अपवाही की अपेक्षा अधिक होता है। है ना, 1 by 1 पॉइंट्स की तरह याद करेंगे, जल्दी याद भी हो जाएगा, क्योंकि थ्योरेटिकल पोर्शन जो दे रखा है आपके, ये पूरी जो प्रक्रिया है, प्रोसीजर जो है, वो आपको थ्योरेटिकल रूप से अगर याद करने जाएंगे तो अपने को याद नहीं होगी। इसीलिए अपन इसको क्या करें, एक एक लाइन के छोटे छोटे कॉलम बना के इसको, या एक एक लाइन के छोटे छोटे आंसर बना के इसको याद करेंगे तो फटाफट याद भी हो जाएगा और लिखने में भी आसानी रहेगी और सामने पढ़ने में भी आसानी रहेगी ना। अब इसमें क्या है देखो, अभिवाही धमनिका का व्यास क्या लिखा, अपवाही की अपेक्षा अधिक होता है। इस कारण रुधिर आते समय बहुत तेजी से आता है, किंतु जाते समय इसकी गति मंद हो जाती है। ठीक है, आते समय क्या होता है, बहुत तेज गति से आता है, क्योंकि नाली का मुंह चौड़ा है ना, जो नलिका है वो बहुत चौड़ी है, फटाक से आ जाएगा, फिर से एंटर कर देगा। लेकिन जाते समय क्या होता है, भीड़ भाड़ हो जाती है। भीड़ भाड़ मीन्स पतली हो जाती है वो नलिका, इस वजह से वो जल्दी नहीं जा पाता। एक स्वस्थ मनुष्य में यूरिया युक्त रुधिर का दाब 70 mmHg होता है, जिसे GHP ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर कहते हैं, है ना। क्या है, एक स्वस्थ मनुष्य में यूरिया रुधिर का दाब 70 mmHg होता है, जिसे GHP ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर कहते हैं। लेकिन टोटली ये लास्ट जाते जाते कितना रह जाता है, 20 mm रह जाता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, एक तो कोलाइडी पदार्थों का जो होता है वो एक विपरीत प्रेशर लगता है और एक स्थितिक दाब लगता है। तो कोलाइडी पदार्थों का जो प्रेशर लगता है वो 30 mm होता है, 30 mm पर Hg, और जो स्थितिक दाब लगता है है ना, वो भी कितना होता है, 20। तो 30 और 20 का एक क्या लगता है, विपरीत दाब लगता है, विपरीत प्रेशर लगता है, अपोजिट फोर्स लगता है, अपोजिट प्रेशर लगता है। तो उस 30 और 20 का अपोजिट प्रेशर जो लगता है वो टोटल प्रेशर हो जाता है 50। तो टोटल जो अपना 70 है वो लेस होकर कितना रह जाता है, 20 mm का प्रेशर रह जाता है। तो अभी तो कहाँ स्टार्ट है, देखो 70 का स्टार्ट है, लेकिन दो विपरीत प्रेशर लगने की वजह से इसका जो प्रेशर रह जाता है वो लास्ट में कितना रह जाता है,
20 mm का प्रेशर बच जाता है। तो ये क्या हो गया, अपने परास निस्यंदन के अंतर्गत अपन ने इतना सा पढ़ लिया है। अब जब भी अपनी अगली क्लास होगी अपन इसी को आगे बढ़ाएंगे तथा आपका जो टॉपिक रहेगा वर्णात्मक पुनरावशोषण और स्त्रवण, ये चीज़ें भी अपन उसके साथ ही देखेंगे। तब तक के लिए गुड बाय। गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसा हमने स्टार्ट किया था ईयर के बारे में, सेंस ऑर्गन के बारे में पढ़ रहे थे। आई हमारा कंप्लीट हो चुका था और ईयर भी लगभग अब कंप्लीट होने आ गया। उसके कुछ पार्ट बाकी थे, जैसे हमने लास्ट वाला जो पार्ट जहाँ पे हमने उसको छोड़ा था, प्रीवियस वीडियो में आपने देखा था इनर ईयर के बारे में हम पढ़ रहे थे। उसमें मैंने आपको बताया था मेम्ब्रेनस लेबारेंथ के बारे में। मतलब आपका जो वाइटिश मतलब फाइब्रस लेयर होती है, एक मेम्ब्रेन होती है वाइटिश, वही आपका क्या होता है, इनर ईयर होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, मेम्ब्रेनस लेबारेंथ कहते हैं। और मेम्ब्रेनस लेबारेंथ का जो स्ट्रक्चर होता है उसी टाइप का स्ट्रक्चर उसको कवर किए होता है एक बोनी पार्ट, जिसको हम क्या कहते हैं, बोनी लेबारेंथ होता है। मतलब जिस सॉकेट के अंदर आपका मेम्ब्रेनस लेबारेंथ होता है, तो जैसा उसका स्ट्रक्चर है वैसा वैसा उस बोन का भी स्ट्रक्चर होता है, यानी बोनी लेबारेंथ और मेम्ब्रेनस लेबारेंथ। और फिर हमने देखा था कि जो मेम्ब्रेनस लेबारेंथ होती है आपकी, वो 3 पार्ट के अंदर डिवाइड होती है। कौन कौन से पार्ट थे, तो वेस्टिब्यूली, इसके बाद सेमी सर्कुलर कैनाल और थर्ड आपका था कोक्लिया। अब मैंने आपको बताया था कि जो वेस्टिब्यूली, सेमी सर्कुलर कैनाल और जो हमने लास्ट वाला जो पार्ट पढ़ा था कोक्लिया वगैरह, तो मैंने आपको बताया था कि जो वेस्टिब्यूली और आपका सेमी सर्कुलर कैनाल होती है, तो वेस्टिब्यूली के अंदर क्या प्रेजेंट होता है आपका मैक्यूला, और आपका जो सेमी सर्कुलर कैनाल होती है उसके अंदर प्रेजेंट होता है आपका क्रिस्टा। अब ये क्या होता है, तो जैसे सेमी सर्कुलर कैनाल कैसी होती है, उसके एक पार्ट स्वेलिंग होता है जिसको हम एम्प्यूला कहते हैं, और जो आपका वेस्टिब्यूल होता है उसके अंदर 2 पार्ट होते हैं, सेक्युलस और यूट्रिकुलस, जिसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, मैक्यूला, और जो स्वेलिंग वाला पार्ट होता है सेमी सर्कुलर कैनाल का, उसके अंदर प्रेजेंट होता है आपका क्रिस्टा। तो आज का जो टॉपिक है, जो आपकी बॉडी को बैलेंसिंग प्रोवाइड करने का काम करता है, उसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे, यानी मैक्यूला और क्रिस्टा के बारे में। तो हम किसके बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं, स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टा एंड मैक्यूला, जो आपके इनर ईयर का ही पार्ट होता है। और इनर ईयर में भी क्रिस्टा किसका पार्ट होता है, सेमी सर्कुलर कैनाल का, और मैक्यूला जो होता है वो आपके किसका पार्ट होता है, वेस्टिब्यूल का पार्ट होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो डिस्कशन स्टार्ट करेंगे वो किससे रिलेटेड होगी, मैक्यूला। मैक्यूला काम कैसे करता है और ये बॉडी को आपके बैलेंसिंग प्रोवाइड करता कैसे है, उसके अंदर कौन कौन से टाइप की सेल्स होती है, और ये बैलेंसिंग प्रोवाइड करने में या इक्विलिब्रियम प्रोवाइड करने में बॉडी को कैसे हेल्प करता है। तो मैक्यूला जो होते हैं वो कितने होते हैं, तो मैक्यूला जो होते हैं आपके कितने होते हैं, 2 इन नंबर। मैक्यूला कितने होते हैं, 2 इन नंबर। ये कितने होते हैं, 2 होते हैं। कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, तो सिचुएटेड या प्रेजेंट इन सेक्युलस एंड यूट्रिकुलस। तो प्रेजेंट इन सेक्युलस एंड यूट्रिकुलस। अब ये सेक्युलस और यूट्रिकुलस किसका पार्ट है, आपको ये पता होना चाहिए। ये दोनों पार्ट जो होते हैं वो किसके होते हैं, ये पार्ट होते हैं आपके वेस्टिब्यूल के। मतलब हमने पहले पढ़ लिया था और स्ट्रक्चर भी बनाया था, कुछ ऐसा बना हुआ रहता है, इसमें से एक बड़ा होता है और एक क्या होता है आपका छोटा होता है। दोनों के कंपैरिजन में देखें, सैक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं वेस्टिब्यूल। तो जैसे मैं आप डायग्रामेटिकली वापस एक बार थोड़ा सा समझा दूँ आपको कि ये कुछ ऐसा बना हुआ रहता है, हल्का फुल्का डायग्राम बना देते हैं अपन यहाँ पे। तो ये वाला जो पार्ट होता है ये होता है सेक्युलस और ये वाला होता है आपका यूट्रिकुलस। इन्हीं के अंदर प्रेजेंट होता है आपका मैक्यूला। मतलब एक मैक्यूला यहाँ पे प्रेजेंट होगा, एक इसके अंदर प्रेजेंट होगा, इसलिए हमने इसको कहा भी था क्या, तो सेक्युलस मैक्यूली और यूट्रिकुलस मैक्यूली। समझ में आ गया होगा आपको यहाँ पे। तो ये किसके अंदर प्रेजेंट होता है, वेस्टिब्यूल के सेक्युलस और यूट्रिकुलस पार्ट में प्रेजेंट होता है। ये कितने होते हैं, 2 इन नंबर। अब इंपॉर्टेंट है इनका स्ट्रक्चर, जो स्ट्रक्चर से हमको पता चलता है कि ये बॉडी को इक्विलिब्रियम कैसे प्रोवाइड करते हैं। तो इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पे एक बेसिलर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। यहाँ पे क्या प्रेजेंट होती है, एक बेसिलर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, जिसके ऊपर ही ये आपके सारे क्या लगे हुए रहते हैं, आपकी जो सेल्स होती है इसकी वो अटैच होती है। और जो आपके मैक्यूला है वो किस टाइप की होती है, तो 2 टाइप की सेल्स होती है इसके अंदर, एक होती है सेंसरी, दूसरी होती है आपकी नॉन सेंसरी यानी सपोर्टिंग सेल्स कहते हैं। तो जो आपकी सेंसरी सेल्स होती है उनका स्ट्रक्चर होता है कप लाइक। कैसा होता है, कप लाइक स्ट्रक्चर होता है। जैसा मैं यहाँ पे इसको ड्रॉ कर रहा हूँ, कप लाइक स्ट्रक्चर इनका बना हुआ रहता है। ये हो गया आपका कप लाइक स्ट्रक्चर। ये सेल्स जो होती है वो कैसी होती है, कप लाइक होती है। और कप लाइक जो सेल्स होती है वो कैसी होती है, सेंसरी सेल्स होती है। तो हो जाएगी आपकी कप लाइक सेल्स। और
जो इनको सपोर्ट प्रोवाइड करती है उनको कहते हैं हम सपोर्टिंग सेल्स, जो कैसी होती है, नॉन सेंसरी होती है। तो सपोर्टिंग सेल्स क्या होगी, इनको सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम करती है, और ये कप लाइक नहीं होती, ये सिलेंड्रिकल होती है। जैसे सपोर्ट प्रोवाइड करेगी, ये समझ लीजिए ये आपकी बेसिलर मेम्ब्रेन, और यहाँ पे हो जाएगी आपकी ये सेल्स, ये सपोर्टिंग सेल्स होती है जो इनको क्या करती है, सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम करती है। इन सेल्स को क्या करेगी, सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम करेगी। तो ये स्ट्रक्चर आपको ध्यान रखना है ताकि आपको पता चल जाए कि ये बैलेंसिंग कैसे प्रोवाइड करती है बॉडी को। ये सारी सेल्स कौन सी हो जाएगी, सपोर्टिंग सेल्स। और ये कैसी होती है, तो नॉन सेंसरी होती है। आपको यहाँ पे क्लियर हो जाना चाहिए। तो ये वाली होती है आपके नॉन सेंसरी और ये होती है सेंसरी। मैं यहाँ पे इसको नेमिंग भी कर देता हूँ। ये जो कप लाइक स्ट्रक्चर है, ये वाली सेल्स हो जाएगी आपके सेंसरी सेल्स, इनको कहा जाता है सेंसरी सेल्स। और आपकी ये जो सिलेंड्रिकल सेल्स होती है, ये क्या करती है, इन सेंसरी सेल्स को सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम करती है। इनको हम क्या कहेंगे, सपोर्टिंग सेल, सपोर्टिंग सेल्स, सपोर्टिंग सेल्स। और दूसरी बात ध्यान रखना, ये सपोर्टिंग सेल्स होती है वो कैसी होती है, नॉन सेंसरी। ये कैसी होती है, नॉन सेंसरी होती है। इनके अंदर कोई सेंस वगैरह प्रोड्यूस होता नहीं है, मतलब किसी इंपल्स को ट्रांसमिट करना वगैरह का काम करते नहीं है। तो यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा कि सेंसरी और सपोर्टिंग सेल्स होती क्या। और ये बेसिलर मेम्ब्रेन जिसके ऊपर ये सारी सेल्स क्या होती है, प्रेजेंट होती है, इसको कहेंगे हम बेसिलर मेम्ब्रेन। इसके बाद जो आपकी सेंसरी सेल्स है वो सेंसरी क्यों है, क्योंकि इनके ऊपर प्रेजेंट होता है सिलिया। इनके ऊपर क्या प्रेजेंट होता है, सिलिया प्रेजेंट होते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ सिलिया को अलग कलर से, आपको इजीली आप इसको क्या कर सको, फाइंड आउट कर सको और पता चले कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। ये हो जाएगी आपके सिलिया। अब इन सिलिया को क्या कहा जाता है, इनको कहते हैं यहाँ पे स्टीरियो सिलिया। क्या कहते हैं, वास्तव में है सिलिया ही, हेयर लाइक प्रोजेक्शन होता है जिसको हम सिलिया कहते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, स्टीरियो सिलिया, इसको कहते हैं स्टीरियो सिलिया। इस डायग्राम को यहाँ से मैं क्लियर कर देता हूँ क्योंकि इसका कुछ काम नहीं है अभी यहाँ पे। तो ये हो जाएगा आपका स्टीरियो सिलिया। और ये कैसे होते हैं, स्टैटिक होते हैं। कैसे होते हैं, स्टैटिक होते हैं। स्टैटिक मतलब एक ही जगह पे होते हैं, स्टैटिक स्टीरियो सिलिया। और इसके बाद ये सेंसरी सेल्स है, इसका मतलब इससे क्या होगी, सेंसरी जो मतलब सेंसरी नर्व्स होगी वगैरह वो क्या होगी, इससे अटैच होती है। मतलब यहाँ से क्या अराइज होता है, यहाँ से अराइज होगा आपके नर्व्स अराइज होगी, और ये नर्व फाइबर का एक बंडल बनाती है पूरी, जो नर्व्स इम्पल्स को क्या करती है, कलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट वाले ऑर्गन या ब्रेन तक ट्रांसमिट करने का काम करती है। मतलब जो भी इंपल्स इन्होंने कनेक्ट किया, वो कलेक्ट किया, उसको क्या करेंगे, ऑर्गन मतलब ब्रेन तक ट्रांसमिट करने का काम करेंगे। इतना ही स्ट्रक्चर नहीं होता। ये जो मैक्यूला पढ़ रहे हैं उसमें सेंसरी सेल जो होती है, इनके ऊपर होता है स्टीरियो सिलिया। इस स्टीरियो सिलिया पे एक लेयर प्रेजेंट होती है, एक मेम्ब्रेन होती है, और वो मेम्ब्रेन किससे बनी होती है, जेल लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसलिए इसको कहते हैं जिलेटिनियस मेम्ब्रेन। यानी इसके ऊपर क्या हो जाएगी, एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी जो कैसी होगी, जेल लाइक। मतलब यहाँ पे आ जाएगी आपके मेम्ब्रेन जो जेल लाइक सब्सटेंस से बनी होती है, इसलिए इस लेयर को क्या कहेंगे हम, जिलेटिनियस लेयर। तो ये हो जाएगी आपके जिलेटिनियस मेम्ब्रेन जो आपके स्टीरियो सिलिया के जस्ट अबोव प्रेजेंट होती है। मतलब ये सबसे ऊपर वाली लेयर हो जाएगी। तो ये जो लेयर होती है इसको कहते हैं हम जिलेटिनियस लेयर। इसको क्या कहेंगे, जिलेटिनियस लेयर या मेम्ब्रेन या कैप्सूल, जिलेटिनस कैप्सूल, जिलेटिनस कैप्सूल। इसके बाद जो होता है आपके जो बने हुए हैं, मतलब जिलेटिनियस लेयर आ गई, इसके बाद इसके ऊपर स्टोन प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं, ये जो आपकी मेम्ब्रेन है, जिलेटिनस कैप्सूल वाली जो मेम्ब्रेन है, इसके जस्ट ऊपर प्रेजेंट होता है स्टोन, जिसको ईयर स्टोन कहा जाता है, या फिर साइंटिफिक नेम इसका होता है ओटोलिथ। इसको क्या कहते हैं, ओटोलिथ कहते हैं। मतलब यहाँ पे स्टोन लाइक स्ट्रक्चर होता है, रिजिड, यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। कहाँ पे, तो आपकी जो मेम्ब्रेन बनी हुई है जिलेटिनस, उसके जस्ट अबोव प्रेजेंट होते हैं क्या, ईयर स्टोन, जिसको हम क्या कहते हैं, ओटोलिथ कहते हैं। तो यहाँ पे आपको क्लियर हो जाना चाहिए, स्टोन क्या कहलाते हैं, ओटोलिथ कहलाते हैं। इनका भी अपना एक फंक्शन होता है। तो इनको यहाँ पे मैं मार्किंग कर देता हूँ। ये वाले जो है वो क्या है, ओटोलिथ है, ओटोलिथ, जिसको हम क्या कहते हैं, ईयर स्टोन भी कहते हैं, ईयर स्टोन। अब ये जो ईयर स्टोन होते हैं वो किससे बने होते हैं, कभी कभी पूछ लिया जाता है। ये कैल्केरियस होते हैं। क्या होते हैं, कैल्केरियस, मतलब कैल्शियम से बने होते हैं। तो ये कैसे होते हैं, कैल्केरियस। ये ईयर स्टोन कैसे होते हैं, कैल्केरियस होते हैं। आपको ध्यान होना चाहिए, कैल्केरियस मतलब ये किससे बने होते हैं, कैल्शियम से बने हुए रहते हैं। अब मैं यहाँ पे इसको वापस एक बार रिवाइज कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। इसके बाद इसका फंक्शन देखेंगे, ये काम कैसे करता है। तो इसके अंदर क्या होता है, सबसे ऊपर होंगे ओटोलिथ, जिसको हम क्या कहते हैं, ईयर स्टोन कहते हैं। ये किसके ऊपर प्लेस्ड होते हैं, ये आपके जिलेटिनियस कैप्सूल के ऊपर प्लेस्ड होते हैं। और इसके बाद इसके अंदर दो टाइप की सेल्स होती है। कौन कौन सी, एक होती है सेंसरी, दूसरी होती है सपोर्टिंग सेल्स। सपोर्टिंग सेल्स क्या करती है, सेंसरी सेल्स को
स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने का काम करती है। और आपकी जो सेंसरी सेल्स होती है उसके ऊपर क्या होता है, स्टैटिक सिलिया होते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, स्टीरियो सिलिया, जो क्या करते हैं, इम्पल्स को या फिर जो स्टिमुलस है उसको गेन करने का काम करेंगे। और यहाँ से जो नर्व्स अराइज होती है वो क्या करते हैं, इम्पल्स को ब्रेन तक ले जाने का काम करते हैं। तो ये हो गया आपको डायग्रामेटिकली यहाँ पे क्लियर हो गया मैक्यूला का स्ट्रक्चर कैसा होता है। अब ये काम क्या करता है, फंक्शन ऑफ मैक्यूला, मैक्यूला का फंक्शन क्या होता है, फंक्शन ऑफ मैक्यूला। तो मैक्यूला का फंक्शन क्या होता है, ये क्या करता है, आपको स्टैटिक इक्विलिब्रियम प्रोवाइड करने का काम करता है। तो प्रोवाइड स्टैटिक इक्विलिब्रियम, मतलब आपकी बॉडी को स्टैटिक इक्विलिब्रियम प्रोवाइड करने का काम कौन करेगा, तो वो है मैक्यूला। मैक्यूला स्टैटिक इक्विलिब्रियम प्रोवाइड करेगा। स्टैटिक का मतलब होता है जब आप रिलैक्स पोजीशन में कहीं पे बैठे हुए हो, कहीं घूम रहे हो, दौड़ रहे हो, ऐसा कुछ नहीं, स्टैटिक पोजीशन में हो आप, वहां पे आपको जो इक्विलिब्रियम प्रोवाइड करने का काम करता है वो कौन करता है, मैक्यूला। ये ईयर के अंदर प्रेजेंट होता है, इनर ईयर का पार्ट होता है, ये ध्यान रखना। तो ये जो मैक्यूला है वो क्या करेगा, स्टैटिक इक्विलिब्रियम प्रोवाइड करेगा। और स्टैटिक इक्विलिब्रियम कहाँ पे और प्रोवाइड करता है, ड्यूरिंग लीनियर एक्सीलरेशन। मतलब आप जब लीनियर एक्सीलरेशन करते हो तब भी ये क्या करता है, मैक्यूला ही आपको क्या करता है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम प्रोवाइड करने की या बॉडी को इक्विलिब्रियम प्रोवाइड करने का काम करेगा। तो ड्यूरिंग लीनियर एक्सेलरेशन, जब लीनियर एक्सेलरेशन कर रहे हो तब भी आपकी बॉडी को इक्विलिब्रियम प्रोवाइड करने का कोई काम करता है, तो वो कौन करता है, मैक्यूला। अब ये काम कैसे कर रहा है वो देख लेते हैं हम। जैसे भी समझ लीजिए आप स्टैटिक इक्विलिब्रियम पोजीशन में कहीं पे बैठे हुए, मतलब आप चेयर पे बैठे हुए, कोई चीज़ नीचे गिरी हुई है और आप क्या करते हो, उसको उठाने के लिए झुकते हो। तो जैसे ही आप झुकते हो तो आपकी पोजीशन में क्या हुआ, चेंज आया। तो पोजीशन में चेंज आया, इसके बाद आपने उसको चीज, मतलब जो भी थिंग्स नीचे गिरी हुई है उसको आपने उठाया और वापस नॉर्मल पोजीशन में आ गए। लेकिन ऐसा तो होता नहीं है जैसे आप उठाने गए और नीचे गिर गए, ऐसा होता है क्या, नहीं होता। आपकी बॉडी बैलेंस कर लेती है। तो बॉडी बैलेंस कैसे कर पाती है, उसका रीजन होता है आपका मैक्यूला। उस स्टैटिक पोजीशन में होगा क्या, जैसे ही आप झुके तो ये क्या हो जाता है, टिल्ट होता है। ये वाला पूरा पोर्शन, मतलब आप जैसे बॉडी को मूव कराओगे तो ये अंदर वाला पोर्शन होता है वो क्या होता है, टिल्ट होता है। तो जैसे ही टिल्ट होगा तो ये जिलेटिनियस लेयर क्या होगी, यहाँ से हट जाएगी, मतलब साइड में आ जाएगा। पूरा जेल खिसक के कहाँ पे आ जाएगा, साइड में आ जाएगा। और ये जो ऑटोलिथ या ईयर स्टोन होते हैं वो क्या होते हैं, नीचे की तरफ आएंगे। जैसे ही जेल हटेगा तो ये स्टोन कहाँ आ जाएंगे, नीचे आ जाएंगे। तो ये स्टोन जैसे ही नीचे आते हैं ये किसको टच करते हैं, स्टीरियो सिलिया को। और जैसे ही स्टीरियो सिलिया को टच करते हैं तो वहाँ पे क्या जनरेट होगा, वहाँ पे स्टिमुलस जनरेट होगा। और स्टिमुलस जैसे ही जनरेट होता है तो ये क्या करते हैं, नर्व फाइबर से इसको ब्रेन तक ट्रांसमिट करते हैं और आपकी बॉडी को सिग्नल मिलता है कि आपकी बॉडी को क्या करना है, इक्विलिब्रियम प्रोवाइड करना है और उसको बैलेंस करना है। क्योंकि बॉडी इम्बैलेंस होगी तो उसको वापस बैलेंस करना है, ये सिग्नल यहाँ से ट्रांसमिट होता है। तो आपको मैक्यूला का फंक्शन समझ में आ गया होगा, ये कैसे काम करता है। इसके बाद जो स्ट्रक्चर है आपका वो है क्रिस्टा। तो आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा ये क्या करता है, प्रोवाइड स्टैटिक इक्विलिब्रियम और ड्यूरिंग लीनियर एक्सेलरेशन। मतलब जो लीनियर एक्सेलरेशन होता है तब क्या करता है, आपकी बॉडी को बैलेंसिंग प्रोवाइड करने का काम या इक्विलिब्रियम प्रोवाइड करने का काम करता है कौन, मैक्यूला। आपको ये यहाँ पे ये दोनों फंक्शन जो है वो इंपॉर्टेंट है और आपको यही ध्यान रखना है। और बाकी फंक्शन भी आपको ध्यान रखना है। जैसे एग्जाम में आप डायग्राम बना के इसको शो कर सकते हो और जो बोला गया है वो आप सीधा लिख भी सकते हो आराम से। इसके बाद जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर है आपका वो है क्रिस्टा। अब क्रिस्टा का स्ट्रक्चर भी जो होता है वो सेम एज होता है, उसमें भी सेंसरी सेल्स होती है, सपोर्टिंग सेल्स होती है, स्टीरियो सिलिया होता है, सारी चीज़ें प्रेजेंट होती है। लेकिन उसके अंदर थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है, उसके वर्किंग मैकेनिज्म में वो कैसे, वो देखेंगे हम। तो सेकंड जो हम पढ़ने वाले हैं वो है आपका क्रिस्टा। सेकंड स्ट्रक्चर किसका पढ़ेंगे, क्रिस्टा का। सेकंड स्ट्रक्चर है आपका क्रिस्टा, या इसको कह सकते हैं क्रिस्टा एम्पुलरिस। क्या कह सकते हैं, क्रिस्टा एम्पुलरिस। ठीक है, इसको कहा जाता है क्रिस्टा एम्पुलरिस भी कह सकते हैं। अब इसको क्रिस्टा एम्पुलरिस क्यों कहते हैं, तो इसको क्रिस्टा तो हमने पढ़ा है, लेकिन इसको क्रिस्टा एम्पुलरिस क्यों कहा गया, यहाँ पे ये ध्यान रखना, वो वही क्रिस्टा है जो हमने सेमी सर्कुलर कैनाल के अंदर पढ़ा था, जो सेंसरी पार्ट होता है क्रिस्टा। लेकिन इसको क्रिस्टा एम्पुलरिस इसलिए कहा गया क्योंकि ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, सिचुएटेड इन एम्पुली ऑफ सेमी सर्कुलर कैनाल। situated in ampullae of semi सर्कुलर कैनाल। आपकी जो सेमी सर्कुलर कैनाल होता है उसमें जो एम्प्यूला होता है, मतलब स्वेलिंग वाला जो पार्ट होता है, हमने देखा था 3 सेमी सर्कुलर कैनाल होती है, उसमें हमने बनाया था यूं करके। तो ये जो स्वेलिंग वाला पार्ट होता है, मतलब यहाँ पे लेटरल होगी, उसमें भी यहाँ पे स्वेलिंग वाला पार्ट होगा, और यहाँ वाली जो होती है उसके अंदर भी क्या होता है, एक पार्ट स्वेलिंग होता है। ये हमने बना के देखा था।
पोस्टीरियर, एंटीरियर और लेटरल के बारे में। तो ये जो स्वेलिंग वाला पार्ट होता है इसी के अंदर क्या प्रेजेंट होती है, आपकी क्रिस्टा प्रेजेंट होती है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, क्रिस्टा एम्पुलरिस कहा जाता है। ये कहाँ पे प्रेजेंट होती है, एम्पुलर रीजन ऑफ सेमी सर्कुलर कैनाल। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना हो तो सेमी सर्कुलर कैनाल जो होती है वो कितनी होती है, 3 होती है, और तीनों के अंदर क्या होता है, एक एम्पुलर रीजन प्रेजेंट होता है। इसका मतलब क्रिस्टा कितनी होगी यहाँ पे, 3 इन नंबर, 3 इन नंबर, कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो आपको ध्यान रखना क्रिस्टा कितनी होती है, 3 होती है, जबकि मैक्यूला कितने होते हैं, 2 होते हैं। क्यों, क्योंकि एक सेक्यूलम प्रेजेंट होता है, दूसरा यूट्रिकुलम प्रेजेंट होता है, और आपका जो क्रिस्टा होता है वो कितनी होती है, वो होती है 3 इन नंबर। इसके बाद इसके डायग्राम को देख लेते हैं, मतलब कंपेरिजन करके कि उसमें मैक्यूला में और क्रिस्टा में क्या डिफरेंस होता है और दोनों में फंक्शन में क्या डिफरेंस होता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि एम्पुलर रीजन में प्रेजेंट होता है, मतलब इसकी जो बेसिलर मेम्ब्रेन होगी, मतलब जिस बेस के ऊपर ये सेल्स प्रेजेंट होती है वो क्या होगी, स्लाइटली रिजेस होगी, ऐसी बनी हुई रहेगी, उठी हुई। उसका रीजन क्या है, क्योंकि आपका जो एम्पुलर रीजन होता है वो क्या होता है, स्वेल होता है, मतलब स्वेलिंग वाला पार्ट होता है, जिसकी वजह से ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनता है। अब इसके ऊपर क्या होगी, वो सेल्स प्रेजेंट होगी, और जो सेल्स होती है हमने मैक्यूला में देखा था कि मैक्यूला की जो सेंसरी सेल्स होती है वो कैसी होती है, कप लाइक होती है, लेकिन यहाँ पे जो सेल्स होगी वो क्या होगी, सिलेंड्रिकल होगी। ये कप लाइक नहीं होती है, कुछ ऐसी बनी हुई रहती है। तो ये हो जाएगी आपकी सेंसरी सेल्स। ये हो जाएगी आपकी सेंसरी सेल्स, और इनके ऊपर भी क्या होते हैं, इनके ऊपर भी सिलिया प्रेजेंट होते हैं, स्टीरियोसिलिया। लेकिन एक बात ध्यान रखना, जो स्टीरियोसिलिया मैक्यूला के अंदर प्रेजेंट है उनसे ज़्यादा ये क्या होते हैं, लॉन्ग होते हैं, मतलब इनकी हाइट या इनकी जो लेंथ होती है वो क्या होती है, स्टीरियोसिलिया की, वो मैक्यूला के कंपेरिजन में ज़्यादा होती है। तो ये हो जाएगी स्टीरियोसिलिया, मैक्यूला के कंपैरिजन में क्या होगी, ये ज़्यादा होगी। इनके अंदर भी सपोर्टिंग सेल्स प्रेजेंट होती है, तो सपोर्टिंग सेल्स कहाँ पे आ जाएगी, इनके जस्ट पास में, जो क्या करती है, सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम करती है, और ये कैसी होती है, नॉन सेंसरी होती है। तो ये हो जाएगी सपोर्टिंग सेल्स आपकी सारी, जो इनके बीच में होती है और सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम करती है। ये सेल्स कुछ ऐसी हो जाएगी, ये हो जाएगी आपके नॉन सेंसरी सेल्स या सपोर्टिंग सेल्स। तो ये जो आपके येलो वाली है वो क्या हो जाएगी, आपके सेंसरी सेल्स, इसको हम क्या कहेंगे, सेंसरी सेल्स। इसके बाद जो आपके ये वाली सेल्स है वो क्या कहलाएगी, सपोर्टिंग सेल्स, सपोर्टिंग सेल्स। इसके बाद ये जो है आपके वो क्या है, स्टीरियोसिलिया, स्टीरियोसिलिया, या अपन कह सकते हैं इसको सिलिया। इसके बाद जो आपकी सेंसरी सेल्स है, और सेंसरी सेल से क्या राइज होगा, आपके नर्व्स राइज होगी, जो क्या करेगी, नर्व बंडल बनाने का काम करती है, नर्व फाइबर, जो किससे कनेक्ट होगी, आपके ब्रेन से कनेक्ट होगी और सिग्नल को ट्रांसमिट करने का काम करेगी। ये तो हो गया आपके नर्व फाइबर हो गए। इसके बाद हमने देखा था कि यहाँ पे एक लेयर प्रेजेंट होती है, यहाँ पे भी होती है जिलेटिनियस लेयर। तो यहाँ पे क्या होगी, एक जिलेटिनियस लेयर प्रेजेंट होगी इसके जस्ट अबोव, जिसके अंदर डीप होंगे आपके स्टीरियोसिलिया, मतलब यहाँ पे हो जाएगी आपके एक जिलेटिनियस लेयर, यहाँ पे क्या होगी, एक जिलेटिनियस लेयर होगी, ये हो जाएगी आपके जिलेटिनियस लेयर। तो एग्जैक्ट सेम एज होता है कैसा, मैक्यूला के अंदर जो स्ट्रक्चर होता है वैसा वैसा यहाँ पे भी होता है। तो जिलेटिनियस लेयर या कैप्सूल, जिलेटिनियस क्या हो जाएगी, कैप्सूल हो जाएगा, इसको हम मेम्ब्रेन या लेयर भी कह सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखना है कि क्रिस्टा के अंदर ओटोलिथ होते नहीं है, यानी इसके अंदर कोई भी ईयर स्टोन होता नहीं है। तो अपन क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, नो ईयर स्टोन, या फिर लिख सकते हैं ईयर स्टोन इज एब्सेंट, मतलब इनके अंदर कोई ईयर स्टोन होता नहीं है। आपको ये ध्यान रखना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैक्यूला के अंदर ईयर स्टोन होते हैं, लेकिन इसके अंदर कोई ईयर स्टोन होता नहीं है। तो फिर बाद में ये हमको बैलेंसिंग प्रोवाइड कैसे करेगा और ये स्टिमुलस को गेन कैसे करेगा, तो वो भी हम देखेंगे। तो इसका फंक्शन देख लेते हैं, पहला फंक्शन क्या होता है और वो फिर कैसे वर्क करता है वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो इसके फंक्शन की बात करें तो ये आपकी बॉडी को क्या करता है, ये डायनेमिक इक्विलिब्रियम प्रोवाइड करने का काम करता है। तो प्रोवाइड डायनेमिक इक्विलिब्रियम, बॉडी को क्या करता है, डायनेमिक इक्विलिब्रियम प्रोवाइड करने का काम करता है। और कब, तो ये एक दूसरा जो एक्सीलरेशन होता है उस समय भी अपनी बॉडी को क्या करता है, ये
बैलेंसिंग प्रोवाइड करने का काम करता है ड्यूरिंग एंगुलर एक्सीलरेशन। अब दोनों में अलग है, एंगुलर एक्सीलरेशन। लीनियर क्या होता है, जब आप किसी सीधी लाइन के अंदर चलते हो तो वो क्या कहलाएगा, आपका लीनियर एक्सीलरेशन कहलाएगा। और एंगुलर क्या होगा, जब आप सर्कुलर दौड़ रहे हो या फिर खेल कूद रहे हो तब वो क्या हो जाएगा, एंगुलर एक्सीलरेशन हो जाएगा। तो ये क्या करता है, डायनेमिक इक्विलिब्रियम और एंगुलर एक्सीलरेशन के टाइम आपकी बॉडी को क्या करता है, इक्विलिब्रियम प्रोवाइड करने का काम करता है। ऐसा नहीं है कि आप सर्कुलर दौड़ रहे हो तो एकदम से गिर जाओगे, आपके ब्रेन को पता है कि आपको बैलेंसिंग प्रोवाइड करनी है और वो स्टिमुलस ट्रांसफर करने का काम कौन करता है, वो ट्रांसफर करेगा आपके क्रिस्टा। तो अब ये काम कैसे करता है, तो वहाँ पे हमने देखा था ईयर स्टोन थे जो कहाँ पे टच होते हैं, आपके स्टीरियोसिलिया से टच होते हैं जब ऐसी कोई सिचुएशन आती है। लेकिन यहाँ पे तो कोई ईयर स्टोन है नहीं, तो फिर इसका मैकेनिज्म क्या होता है, तो इसके मैकेनिज्म को हम समझेंगे। तो देखना, आप जैसे ही आप एंगुलर एक्सीलरेशन कर रहे हो और आपकी बॉडी क्या कर रही है, सर्कुलर या फिर जैसे भी आप दौड़ रहे हो वगैरह, तब आपकी बॉडी को अगर स्टेबिलिटी प्रोवाइड करनी है तो ये जेल क्या हो जाएगा, यहाँ से हट जाएगा। जैसे ही आपकी बॉडी के अंदर इम्बैलेंस हुआ, ये जेल क्या होता है, यहाँ से हटता है। और जैसे ही ये जेल यहाँ से हटता है तो ये आपके जो स्टीरियो मतलब जो आपके सिलिया है, स्टीरियोसिलिया, वो क्या हो जाते हैं, एक्सपोज हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, एक्सपोज हो जाते हैं। और एक्सपोज होना ही इनके लिए क्या होता है, स्टिमुलस होता है कि आपकी बॉडी के अंदर क्या आया, वेरिएशन आया, मतलब आपकी बॉडी इम्बैलेंस हुई है। और जैसे ये एक्सपोज होते हैं तो ये क्या करते हैं, सिग्नल को ट्रांसमिट करते हैं वाया नर्व फाइबर टू ब्रेन। और ब्रेन को पता चलता है कि बॉडी को क्या करना है, इक्विलिब्रियम में रखना है। और आपकी बॉडी क्या होती है, स्टेबल हो जाती है और स्टेबल रखने का काम करता है कौन, आपका क्रिस्टा। तो ये हो गया आपका क्रिस्टा और मैक्यूला, जिसके बारे में हमने पढ़ा है, जो आपकी बॉडी को क्या करते हैं, आपकी बॉडी को बैलेंसिंग प्रोवाइड करने का काम करते थे। आपकी बॉडी को इक्विलिब्रियम प्रोवाइड करने के लिए ईयर के अंदर दो ऑर्गन या फिर अपन कह सकते हैं दो टाइप के सेल्स प्रेजेंट होती है। कौन कौन से होते हैं, तो वो ऑर्गन है आपके क्रिस्टा और मैक्यूला। तो आपको ध्यान रखना है, क्रिस्टा और मैक्यूला क्या करता है, क्रिस्टा एंड मैक्यूला जो आपके ईयर के अंदर प्रेजेंट होते हैं वो क्या होते हैं, ये होते हैं स्टेटो रिसेप्टर, जो आपकी बॉडी को इक्विलिब्रियम प्रोवाइड करने का काम करते हैं, स्टेटो रिसेप्टर्स। तो आपको पूछा जाए कि स्टेटो रिसेप्टर कौन कौन से होते हैं ईयर के अंदर, तो आपको ध्यान रखना है क्रिस्टा और मैक्यूला दोनों जो होते हैं वो क्या होते हैं, स्टेटो रिसेप्टर होते हैं। और लास्ट जो आपका स्ट्रक्चर बचता है वो है कोक्लिया, इनर ईयर का, जिसको भी हमको पढ़ना जरूरी है क्योंकि 3 नंबर का क्वेश्चन या 2 नंबर का क्वेश्चन उसके स्ट्रक्चर पे जरूर आता है और उसके मैकेनिज्म पे भी आता है। तो उसके बारे में हम देखेंगे क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ही मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, यूँ कह सकते हैं कोक्लिया का स्ट्रक्चर। तो जो कोक्लिया है उसको हम नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। थैंक यू।